नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वायुदाब और वायुदाब की पेटियों के बारे में। पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने जानकारी हासिल कर ली थी तापमान के बारे में, और जो ऊष्मा बजट होता था उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी। स्मोक क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये सब के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी। और तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, कहाँ कहाँ वो होता है, क्या उसकी दशाएं होती है, उसका प्रभाव क्या क्या होता है, वो भी हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वही क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर में आगे का है। वायुदाब और वायुदाब पेटियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए वायुदाब क्या होता है, माफ़ कीजिएगा। वायुदाब का अर्थ होता है कि जो भी अपनी वायु है अपने वायुमंडल में चारों ओर, वो वायु क्या है, वो जो भी विभिन्न गैसें हैं उन गैसों का एक मिश्रण है वायु। और वो वायु है उसमें एक भार पाया जाता है, और वो भार देखिए अब वो धरातल पर चारों ओर वो वायु जो है लगाती है, उसे ही कहते हैं वायु दाब। और धरातल के प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में जो वायु भार डालती है उसे ही वायुदाब कहा जाता है। और वायुदाब में देखिए जो थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है तो वो हवाओं की गति को और साथ ही साथ उनकी दिशाओं को बहुत प्रभावित करता है वायुदाब। अगर वायुदाब में जरा सा भी परिवर्तन हो जाए ना तो वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कहो कि हवाओं की गति में, और उन हवाएं कौन सी दिशा में चलेगी इसके ऊपर। यह वायुदाब हो गया। अब वायुदाब को नियंत्रित करने वाले कारक क्या है, देखिए यूपीएससी मेंस में आपसे कभी नहीं पूछेगी वायुदाब क्या है, लिखिए, है ना। यहाँ से पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वायुदाब को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहला है तापमान। तापमान में क्या आएगा, देखिए तापमान और दाब दोनों में एक घनिष्ठ संबंध हुआ करता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ही वायु का आयतन बढ़ता जाएगा और वो हल्की होकर ऊपर उठेगी। वो जब ऊपर उठेगी फिर इसकी वजह से क्या होगा, उसका दाब जो है कम हो जाता है। यानी कि अगर तापमान ज़्यादा हुआ तो दाब कम होगा, है ना। सामान्यतः ऐसा होता है, हर बार ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं पर अगर तापमान बहुत कम है फिर भी वहाँ पर जो है दाब ज़्यादा हो सकता है, समझ रहे हैं आप बात। मगर ऐसा हर बार जो हो वो ज़रूरी नहीं है, सामान्यतः इनमें उल्टा संबंध पाया जाता है। और तापमान जब कम होगा उससे वायु भारी हो जाएगी, और भारी जब वायु होगी तो वो ज़्यादा सघन हो जाएगी, डेंस, ज़्यादा सघन भारी वायु हो जाएगी तो उसका दबाव भी बढ़ जाएगा, है ना। एक तो जिसका घनत्व ज़्यादा हो वो दबाव एक डालेगा, और एक जिसका घनत्व कम हो वो दबाव डालेगा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा हो वो दबाव डालेगा, तब ज़्यादा वायुदाब लगेगा ना। हाँ वही, इस प्रकार से वायुदाब और ताप इनके बीच में प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। यानी दाब अगर बढ़ेगा, यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और तापमान कम होगा तो दाब बढ़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब तापमान के संबंध देख लिया। अब देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई में ये है कि अगर समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे दाब में कमी आती जाएगी। अब वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में भी कमी आएगी। और अभी तो आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि तापमान और दाब में उल्टा संबंध पाया जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान कमी आती जाएगी, इसलिए दाब तो फिर वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, वो पड़ोस में बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे तो थोड़ा उनको बोलने गया हुआ था। हाँ जी, तो हम कहाँ देख रहे थे, मैं बता रहा था कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहाँ पर दाब में कमी आती जाएगी। आप कहोगे सर कल तो आप कह रहे थे कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहाँ पर तापमान में भी कमी आती जाती है क्षोभमंडल में। तो सर अभी तो आप कह रहे थे कि तापमान और दाब में उल्टा संबंध पाया जाता है, परंतु देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो वहाँ पर जो वायुमंडल है वो विरल होता जाता है, सघन नहीं है। और जहाँ सघन होगा ना वहाँ पर दाब ज़्यादा लगेगा, ये वाली बात भी याद रखिएगा, है ना। कहीं आप वो ताप और दाब वाला ही सिर्फ संबंध याद रखो और क्वेश्चन गलत कर बैठो, है ना। तो समुद्र तल से अगर ऊंचाई बढ़ती है तो वहाँ पर भी हमारा वातावरण जो है वो सघन के बजाय विरल होता जाता है, और उस विरल होने की वजह से जो वायुदाब होता है उसमें कमी आने लगती है। तो एक ये वाला हो गया, है ना, समुद्र तल से ऊंचाई वाला हो गया, एक तापमान वाला हो गया, ठीक है। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ। और अगर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं वहाँ पर दाब जो है वो कम होता जाता है। इसीलिए अगर कोई कहे कि हम ऊंचाई पर हैं, जैसे सियाचिन में अपने सैनिक तैनात है, तो वहाँ पर सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करने में, क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडल है वो विरल होता है, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर बहुत कम होती है। इससे देखिए बहुत सारे और भी प्रभाव हो सकते हैं वहाँ पर, जैसे मूर्छा हो सकती है, यानी बेहोश हो सकता है व्यक्ति, नक्सीर उसको आ सकती है इस प्रकार से, और कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु भी
हो सकती है। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर वातावरण बहुत विरल हो जाता है और ऑक्सीजन वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाती। अब देख लेते हैं जलवाष्प जो है, जलवाष्प भी दाब को प्रभावित करता है। देखिए वास्तविकता में जलवाष्प क्या होता है, ये वायु से भी हल्का होता है, और ये वायु से जब हल्का होगा तो इसका दाब फिर उसके ऊपर कम लगेगा। भाई जो भी जितनी विरल चीज़ है, जितनी हल्की चीज़ है, उसके ऊपर दाब कम लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे जलवाष्प है उसके ऊपर दाब कम लगेगा, और जो शुष्क और भारी जो वायु होती है उसके ऊपर दाब अधिक लगता है ना। इसीलिए तो ऋतु के अनुसार जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्षा में तो आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वायुदाब वहाँ पर कम होगा, क्योंकि आर्द्र वायु का जो है वो तो विरल होती है, आर्द्र वायु हल्की होती है, इसलिए उस पर दाब कम लगेगा। और शीत ऋतु में वायु शुष्क होती है, शुष्क होने की वजह से वो भारी होगी, और भारी होगी तो उसके बाद वायु दाब ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से जलवाष्प और दाब के बीच में भी संबंध होता है ना। जलवाष्प यानी आर्द्र वायु अगर है तो उसके ऊपर दाब कम लगेगा, और अगर शुष्क वायु है तो वहाँ पर दाब ज़्यादा लगेगा। ये हमने देख लिया जलवाष्प। अब है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से भी वायुदाब लगता है ना। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो एक अपकेंद्रीय बल उसके ऊपर काम करता है, और उस अपकेंद्रीय बल की वजह से ही वायु दूर हटती जाती है। अगर देखा जाए विषुवतीय के भागों से वो दूर हटती जाती है, और उपध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से भी निम्न अक्षांशों की जो वायु है वो खिंचती है, और इसी वजह से जो विषुवतीय रेखा से विषुवतीय रेखीय क्षेत्र से जो जलवाष्प है, जो वायु है, वो ऊपर की ओर होकर उठती है, वो वहाँ पर मध्य अक्षांश जो होते हैं ना, वहाँ पर आके नीचे उतरती है। इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली, इनके बारे में और मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो पृथ्वी का घूर्णन जो है वो भी दबाव को प्रभावित करता है, और वही पृथ्वी का घूर्णन जो है, इस पृथ्वी का घूर्णन को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन यही कोरियोलिस बल इसी की वजह से लगता है। ये हमने वायुदाब के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब वायुदाब जो है इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसकी इकाई होती है मिलीबार, और इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुदाब की इकाई होती है बैरोमीटर, और इसको मापा जाता है मिलीबार, इसकी इकाई होती है मिलीबार, और उसको मापा जाता है बैरोमीटर से। और बैरोमीटर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मरकरी बैरोमीटर जिसमें पारा भरा होता है, और एक होता है एनेरॉइड बैरोमीटर यानी निद्रव बैरोमीटर जिसमें कोई द्रव नहीं होता, इसलिए ये निद्रव बैरोमीटर है ना। दो प्रकार का बैरोमीटर है, याद रखिएगा। दाब को किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से, और दो प्रकार के बैरोमीटर होते हैं, ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं दाब प्रवणता में। ये दाब प्रवणता क्या होती है, दाब प्रवणता का मतलब होगा कि मान लीजिए यहाँ का दाब कम है, यहाँ का मान ज़्यादा है, यहाँ का कम है, यहाँ का ज़्यादा है, तो ये जो हुआ इनके बीच में, ये जो ढाल एक प्रकार का कह सकते हैं हम, ये जो ढाल इसमें हुआ, दाब में जो अंतर होता है वही दाब प्रवणता होती है। तो अगर मानचित्र है उसके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब के वितरण को जो दर्शाती है एक समान दाब को, वो होती है समदाब रेखाएं। समदाब रेखाओं का मतलब क्या है, जो भी अपना मानचित्र है उस मानचित्र पर एक समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कह देते हैं, समदाब रेखाएं कह देते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको मैं, जैसे कि अपना अब जैसे ये बन गया हो, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी एक बराबर दाब है 100 मिलीबार, यहाँ पर भी 100 मिलीबार है, यहाँ पर भी 100 मिलीबार है, यहाँ पर भी 100 मिलीबार है, यहाँ पर भी 100 मिलीबार है। तो अगर इन क्षेत्रों को मिलाने वाली एक रेखा होगी, वो रेखा क्या होगी, वो होगी समदाब रेखा, है ना। उसे क्या कहेंगे हम, समदाब रेखा उसे कहेंगे। समझ में आ गया आपको। तो वायु प्रवणता का मतलब है वो समदाब रेखा समुद्र तल के बराबर अगर उसका दाब को घटा दिया जाए, एडजस्ट कर लिया जाता है, और समान वायु दाब को वाली स्थानों को मिला देते हैं, तो वो समदाब रेखाएं होती हैं। और समदाब रेखाओं के परस्पर की दूरियां वायु दाब के अंतर को और उसकी दिशा को दर्शाती है। समदाब रेखाओं की दूरियां जो होती है ना, वो उनके बीच की जो दाब प्रवणता होती है और उसकी दर जो होती है उसके बीच को उसको दर्शाती है, जिसे वायु दाब प्रवणता कहते हैं। अगर दो समदाब रेखाएं पास पास में हैं, तो अगर पास पास में समदाब रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर वायु दाब प्रवणता बहुत ज़्यादा है। और समदाब रेखाएं अगर दूर दूर हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में दाब प्रवणता कम है ना। ये वाला एक इनके बीच में संबंध याद रख लेना कि मान लीजिए ये समदाब रेखाएं है ना, ये समदाब रेखाएं, अगर ये समदाब रेखाएं पास पास में हैं, अगर ये समदाब रेखाएं पास पास में हैं, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में दाब प्रवणता जो है वो ज़्यादा है ना। ज़्यादा है तभी तो अलग अलग समदाब रेखाएं हैं। अगर एक
कम समदाब एक समान सा ही होता, तो ये समदाब रेखाएं तो कम ही होती, दूर दूर होती है ना। इस प्रकार से अगर जैसे कि मान लीजिए समदाब रेखाएं जैसे इस प्रकार से है, इस प्रकार से समदाब रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में दाब प्रवणता जो है वो कम है। तो ये देख लिया हमने, दाब प्रवणता और समदाब रेखाओं के बीच में जो संबंध होता है वो हमने देख लिया है ना। और इस प्रकार से पास पास स्थित समदाब रेखाएं जो है वो तीव्र वायुदाब प्रवणता को दर्शाती है, और जब दूर दूर स्थित होती है तो वो मंद वायुदाब प्रवणता को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जिस दिशा में वायुदाब अधिकतम तेजी से घट रहा हो उस दिशा में दूरी की प्रति इकाई पर वायुदाब घटने की दर को ही वायुदाब प्रवणता कहते हैं। इतना ज़्यादा आप टेक्निकलिटीज़ में मत जाइएगा। वायुदाब प्रवणता याद मैंने आपको समझा दिया है, ये याद रख लीजिएगा। अब है वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। देखिए अलग अलग क्षेत्रों पे तापमान, जब हम पढ़ रहे थे तब देखा था कि तापमान अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग जगह होता, अलग अलग होता है। उसी प्रकार से वायुदाब भी सब जगह एक समान नहीं होता, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है ना। तापमान और वायुदाब में सामान्यतया विपरीतार्थक संबंध होता है। हर बार ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, परंतु सामान्यतया ताप और दाब में विपरीतार्थक संबंध होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो दाब कम होगा, और ताप कम होगा तो दाब बढ़ेगा, है ना। अब देख लेते हैं वायु दाब का वितरण, किस प्रकार से वितरण होता है वायु दाब का। तो एक तो ऊर्ध्वाधर रूप से हो सकता है और एक क्षैतिज रूप से हो सकता है। तो ऊर्ध्वाधर रूप का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा लंबवत, है ना। ऊर्ध्वाधर अगर देखा जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे दाब में कमी आती जाएगी। क्यों आती जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो वातावरण है वो विरल होता जाएगा, अपना वायुमंडल, इसकी वजह से ऐसा होता है। देखिए ये छोटा सा लड़का बेचारा यहाँ तापमान ये खड़ा है यहाँ पर, है ना, पर्वत की चोटी पर, क्या कह रहा है? लुक एट हाउ फ्यू एटम्स आर प्रेसिंग डाउन ऑन द गाइज एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, है ना। ये जो कण है ये अगर जब इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था तो ये पास पास में है, और यहाँ पर प्रेशर कम है, इसलिए देखिए कण भी दूर दूर पर है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे दाब में कमी आती जाएगी। अब क्षैतिज वितरण अगर देख लें तो क्षैतिज वितरण देखने के लिए हमें देखना होगा अलग अलग वायुदाब पेटियाँ, अलग अलग, अगर हम देखें कि विषुवत रेखा पर दाब, फिर ऊपर वाले दाब, है ना, इस प्रकार से अलग अलग दाब पेटियाँ पाई जाती है। इन दाब पेटियों की वजह से क्षैतिज रूप से दाब जो है उसका वितरण होता है। ये दाब पेटियाँ इस प्रकार से देखिए। तो ये है अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहाँ पर देखिए पाया जाता है निम्न वायुदाबीय क्षेत्र, और इसके ऊपर जाने पर 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर जोन पाया जाता है, उच्च दाब क्षेत्र। और यहाँ पर अगर 60 डिग्री और 65 डिग्री के आसपास देखा जाए तो वहाँ पर पाया जाता है निम्न वायुदाबीय क्षेत्र। आप कहोगे यहाँ तो देखिए सर इतना ठंडा है फिर भी निम्न वायुदाबीय क्षेत्र क्यों है? तो ये है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है उसकी वजह से यहाँ पर निम्न दाब पाया जाता है उप ध्रुवीय क्षेत्र होने के बावजूद। और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर तो उच्च दाब होगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान जो है बहुत ही कम रहता है। समझ में आ गया आपको बात, है ना। यही चीज़ें सर यहाँ पर लिखी हुई है। और अब आप कहोगे सर कि ये पौने जो है, यहाँ के एक चीज़ समझ लीजिए कि पौने जो है इसी जो कोरियोलिस बल होता है उसकी वजह से विक्षेपण इनका हो जाता है। विक्षेपण होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये पवन है यहाँ से, तो ये पवन यहाँ से निम्न दाब है और यहाँ पर उच्च दाब है, तो अगर यहाँ से इधर जाएगी तो ये पवन तो सीधी जानी चाहिए थी, पर ये पवन इधर क्यों जा रही है? ये पवन इसलिए जा रही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और उसकी वजह से जो कोरियोलिस बल पैदा होता है उस कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी जो दिशा है उससे दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। देख लिए यहाँ से अगर ये दाईं तरफ है ना इधर, और यहाँ से अगर पवनें इस तरफ जाए तो दाईं तरफ, और यहाँ से अगर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ तो इस तरफ, और यहाँ से देखिए बाईं तरफ इस तरफ मुड़ जाती है। यही पवनों का विक्षेपण कहलाता है। ये किसकी वजह से होता है? कोरियोलिस बल की वजह से ही होता है। अब आ जाते हैं वायुदाब पेटियों के ऊपर। ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वायुदाब की पेटियाँ, ये आसानी से समझ में नहीं आता है, परंतु एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। बारिश क्यों होती है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, ये सब यहीं से पता लगेगा। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं, है ना। यहाँ पर भी समझने से बढ़िया मैं आपको, माफ़ कीजिएगा, यहाँ समझाता हूँ। देखिए ये अपनी पूरी पृथ्वी है, एक एक आपको बढ़िया से समझाऊंगा मैं। ये पृथ्वी है, तो ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री कहूँ अपने आप विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा समझ लीजिएगा, बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये है 5 डिग्री उत्तर, ये है 5 डिग्री दक्षिण, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है,
ये क्षेत्र को कहा जाता है, इसको डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शांत ये वाला क्षेत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई कोरियोलिस बल उपस्थित नहीं होता है। और ये जो क्षेत्र है इसे ITCZ भी कहा जाता है। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इस क्षेत्र को, जो ये वाला क्षेत्र होता है, जो यहाँ पर आप कहो तो ये ऊपर 10 डिग्री तक भी फैला होता है ना, जिसे कहा जाता है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से जो रेखाएं, जो उच्च दाब पेटी होती है, वहाँ से यहाँ पर आती है। तो एक एक करके आराम से हम समझेंगे, है ना। यहाँ पर अलग से बना लेते हैं एक बार फिर से। ये है अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये तो हो गया ITCZ। ये ITCZ जिसे डोल्ड्रम भी कहते हैं। और ये ITCZ देखिए उत्तर और दक्षिण में खिसकता रहता है सूर्य की गति के हिसाब से, है ना। अगर देखिए सूर्य उत्तरायण है तो फिर ये उत्तर की ओर खिसक जाता है, और दक्षिणायन है तो दक्षिण की ओर खिसक जाता है ITCZ। जब हम मानसून पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, तब ये वाली चीज़ें आपको वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, है ना। उसके बाद में क्या होता है, अगला पेज लेते हैं। यह है अपनी पृथ्वी, इस पृथ्वी पे है ये 0 डिग्री, और ये है यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण। मान लीजिए अभी ज़्यादा ऊपर नीचे मत जाइएगा कि सर आप तो ध्रुवों के पास चले गए, समझने के लिए आप समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 0 डिग्री हो गया यानी विषुवत रेखा, ये 30 डिग्री उत्तर है, ये 35 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। तो ये क्या होता है, ये वाला क्षेत्र मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वाला ये भाग है 0 से 5 डिग्री वाला। यहाँ पर शांत बनी रहती है यहाँ का माहौल, क्योंकि यहाँ पर कोई कोरियोलिस बल की उपस्थिति नहीं होती है। परंतु ये वाला जो है इसे कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। ये है विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है और यहाँ पर संवहनीय धारा बनती है, संवहन करके वायु ऊपर की ओर उठती है, और ये वायु यहाँ से उठकर यहाँ पर ये जाना तो चाहती है पोल्स की तरफ, परंतु उतनी दूर न जाकर ये यहाँ पर अब जो है अपसरण करती है नीचे की ओर, यहाँ पर ये आती है, यहाँ 30 डिग्री और उत्तर और 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दक्षिण की ओर में, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उच्च दाब क्षेत्र ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। यहाँ से पवनें क्या करती है, इस दिशा में बहेगी। अब आप कहोगे सर इस प्रकार से क्यों बह रही है? तो मैंने आपको बताया कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने जो गति कर रही होती है उसके दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, इसलिए ये दाहिनी तरफ मुड़ गई ना इस प्रकार से, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें जो है अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है ना, इस प्रकार से ये बाईं तरफ मुड़ गई अपने। इस प्रकार से ये पवनें आके यहाँ पर मिलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको इसीलिए कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है ना, इसको क्यों अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो है वहाँ से आने वाली पवनें यहाँ पर अभिसरण करती है, इसलिए अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ याद आएगी कि जो भी हमने महासागरीय धाराएं पढ़ी थी, वो महासागरीय धाराएं भी देखिए इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर ही बहती है। वो क्यों बहती है? उन पर इन पवनों का प्रभाव होता है, इसलिए वो बहती है। याद आया कि नहीं आया? तो 2 हमने देख लिया, एक तो विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब पेटी, और एक देख गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। ये हमने 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में हमने ये देख लिया। और ये जो 30 डिग्री उत्तरी और ये 30 से 35 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, इसको हम क्या करते हैं, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ निम्न दाब है तो जहाज पर दबाव कम लगता था, तो जो घोड़ों का व्यापार करने वाली जहाज थी वो जब इस लैटिट्यूड पर पहुँचती थी 30 से 35 डिग्री उत्तर में, तो वहाँ पर क्या होता था कि दबाव बढ़ने की वजह से जहाज़ डूबने लगता था। तो यहाँ पर जहाज़ डूबने की लगता था, उसकी वजह से घोड़ों को उठाकर पानी में फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, है ना। ये हमने जानकारी हासिल कर ली। अब चलते हैं आगे। तो जो पढ़ लिया उसको हम क्या करते जाएंगे,
इस प्रकार से हमने ये 0 डिग्री, ये 30 से 35 डिग्री इसे यहीं बना देते हैं। उपोष्ण माफ़ कीजिएगा, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ये पेटियाँ हो गई, ये वाली 30 से 35 डिग्री वाली। अब यहाँ पर देखिए आता है 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री ये है यहाँ पर 60 से 65 डिग्री। 60 से 65 डिग्री के बीच में आता है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय नाम सिर्फ यहाँ लिखने की जगह नहीं है, बस आप जो है नाम ध्यान रखिएगा, बाकी मैं एक जगह भी एक चित्र में भी आपको समझाऊंगा। ये है उपोष्ण कटिबंधीय उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब आप कहोगे सर 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में तो बहुत वहाँ पर तो ठंड होती है, इसलिए तो वहाँ का दाब तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ का जो है दाब कम कैसे हो गया? दाब कम इसलिए हो गया क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना, उसकी वजह से यहाँ पर दाब जो है वो कम हो जाता है। और ये जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ का दाब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र की जो पवनें हैं वो यहीं पर ही आती है ना। और यहाँ की जो पवनें हैं वो इस प्रकार से वहाँ जाती है, इस प्रकार से, है ना, दाईं ओर मुड़ जाती है अपने, तो दाईं ओर इस प्रकार से जाएगी, है ना, वहाँ पर जाती है। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और ये निम्न दाब यहाँ पर क्यों पाया जाता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, कोरियलिस बल की वजह से यहाँ पर पाया जाता है। तो जो यहाँ वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, मैंने आपको बताया, माफ़ कीजिएगा, इस प्रकार से बाईं तरफ मुड़ रहे ना दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ, माफ़ कीजिएगा सारा गलत हो गया, पेन में दूसरा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये अपने बाईं तरफ मुड़ रही थी और ये अपने दाईं तरफ। तो ये जो पवनें चल रही है, इनको क्या कहा जाता है? इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। व्यापारिक पवनें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पवनों के दम पर जो है व्यापार किया जाता था। जो जहाज़ें होती थी, तो उस पहले इंजन तो हुआ नहीं करते थे, तो इस पवनों के दम पर ही, है ना, वो जहाज़ें चला करते थे, इसलिए इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें। और ये जो पवनें यहाँ पर चल रही है, इसे सेम टू सेम यहाँ पर इसमें चलेंगी। उसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पछुआ पवनें, क्योंकि ये पश्चिम से चल रही है, इसलिए इनको कहा जाता है पछुआ पवनें, इनको कह दिया जाता है ना। ये हमने यहाँ पर जानकारी हासिल कर ली है। अब देखिए, ये सब जानकारी हासिल करने के बाद हम आ जाते हैं अपने इस वाले, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अब सब बढ़िया समझ में आएगी। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, ये है विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, है ना। विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है, ये 0 से 5 डिग्री के बीच में होता है, 0 से 5 डिग्री के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में होता है। इसे डोल्टन क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह शांत प्रदेश होता है, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। फिर देखिए, यहाँ पर ये है 30 से 35 डिग्री के बीच का, ये है उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ये है ना। सेम टू सेम मैं आपको सिर्फ उत्तर में समझा दे रहा हूँ, दक्षिण में अपने आप सेम टू सेम वही लागू होगा, है ना। तो यहाँ से क्या होती है? यहाँ से उच्च दाब से पवनें चलती है निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है, क्योंकि यहाँ वाली जो पवनें हैं जो विषुवत रेखा के पास में, वो संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है हल्की होकर, और फिर उनका स्थान घेरने के लिए यहाँ से ठंडी पवनें आती है यहाँ पर। समझ में आ गया आपको बात? तो ये जो पवनें चल रही है, इन पवनों को कहा जाता है ट्रेड विंड्स, इनको कहा जाता है, या व्यापारिक पवनें कहा इनको जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, यहाँ पर आता है 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ये है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब आप कहोगे सर ये तो उच्च दाब, यहाँ पर मतलब तापमान बहुत कम पाए जाते हैं, तो यहाँ तो दाब, फिर तापमान अगर कम ज़्यादा है तो दाब तो फिर यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, तो निम्न दाब क्यों है? तो ये होता है, ये दाब यहाँ पर इसकी वजह से होता है, कोरियलिस बल की वजह से। माफ़ कीजिएगा, तो वो कोरियलिस बल की वजह से होता है। और कोरियलिस बल क्या होता है? पृथ्वी जब अपने एक्स पे घूमती है ना, उसकी वजह से जो बल उत्पन्न होता है वो कोरियलिस बल कहलाता है ना। तो यहाँ से पवनें, फिर देखिए इस निम्न दाब में, इस उच्च दाब से पवनें जाएगी निम्न दाब की ओर, क्योंकि यहाँ की पवनें तो विषमकरण करके ऊपर की तरफ उठेगी, तो इसका स्थान घेरने के लिए यहाँ से पवनें जाएगी इस क्षेत्र में। और ये उच्च दाब क्षेत्र है, ये ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, वहाँ से तो ये पवनें देखिए क्या होगी, निम्न दाब की ओर ही चलेगी। तो उच्च दाब, ये ध्रुवों पर तो हमेशा उच्च दाब ही बना रहता है, तो वहाँ से पवनें आएगी इस निम्न दाब की और, है ना, और इस निम्न दाब की ओर आएंगी। तो ये जो पवनें यहाँ से चल रही है, इन पवनों को कहा जाता है पछुआ
पौने, ये जो पौने यहाँ से चल रही है ना, देखिए इन पौनों को कहा जाता है पछुआ पौने। ये पूरी एक जो दाब पेटियाँ होती हैं ना, वो सारी दाब पेटियों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है ना। और अब इनमें जो है जो जानने वाली चीज़ें हैं वो है यहाँ पर देखिए, तो जो ये वाला जो क्षेत्र है उसमें ये हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल होते हैं। वो मैं आपको एक और समझा देता हूँ, यहाँ नहीं समझ में आएगा आपको, यहीं समझ में आएगा, यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर एक सेल बन रहा है पूरा का पूरा, इस प्रकार से जाके यहाँ से ये पौने जा रही है और यहाँ जा रही है और यहाँ से ये पौने यहाँ जा रही है। तो ये जो सेल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, ये जो सेल बन रहा है इसको कहा जाता है हेडली सेल, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो सेल बन रहा है उसे कहा जाता है फेरल सेल। और ये वाला क्षेत्र में जो एक सेल बन रहा है कि यहाँ से पौने आ रही है और यहाँ जो है यहाँ से पौने उठ के ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है। तो ये वाला जो सेल है पूरा एक तरीके से पूरा सेल पौने यहाँ इस प्रकार से पूरा करती है, उसको कहा जाता है पोलर सेल, यानी ध्रुवीय कोशिका, है ना। इसे कहते हैं हेडली कोशिका, इसे कहते हैं फेरल कोशिका। ये जानकारी हमने यहाँ से हासिल कर ली है। बाकी थियोरेटिकल रूप से एक बार और मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। वही वायुदाब पेटी जैसे बोलूँगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी ये 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक होती है। और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर ये पेटियाँ देखिए इनका स्थानांतरण होता रहता है ऊपर से, है ना। और भूमध्य रेखा पर वर्ष पर्यंत सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए दिन रात यहाँ पर बराबर होते हैं। और तापमान अत्यधिक होने की वजह से हवाएं गर्म होकर फैलती है और ऊपर की ओर उठती है। फलस्वरूप वायुदाब सदैव यहाँ पर निम्न बना रहता है। और फिर इसको घेरने के लिए उच्च दाब क्षेत्रों से यहाँ पर पवनें आती है उसको घेरने के लिए, है ना। ये एकदम शांत क्षेत्र बना रहता है, इसलिए इसे डोलड्रम रीजन भी कहा जाता है। फिर आ जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ, यानी कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश में थी वो, है ना। तो अनेक उच्च दाब कोशिकाओं में बटी इन पेटियों में हवाओं के नीचे उतरने से उच्च दाब बनता है। तो जो ये भूमध्य रेखा से जो पवनें ऊपर उठ के गई है वो आकर कहाँ, ये नीचे कहाँ पर उतरती है, तो वो नीचे उतरती है यहीं पर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में उत्तरी और दक्षिण में उतरती है। इसलिए ये हाई प्रेशर जोन यानी उच्च दाब क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पवनें उतरती है इसलिए ये शांत वायु की दशा यहाँ पर उत्पन्न होती है। और शांत वायु की दशा उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर कोई बारिश वाला क्षेत्र जो है नहीं बनता है। और इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और फिर आ जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ, जो 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ पर तापमान कम होता है, फिर भी वायुदाब यहाँ पर कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से ऐसा होता है ना। और अंत में आ जाता है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियाँ। और ध्रुवों पर तो देखिए तापमान हमेशा कम बना रहता है, इसलिए वहाँ पर दाब जो है वो ज़्यादा रहेगा और इसलिए वहाँ का तापमान हमेशा वो उच्च दाब का क्षेत्र वहाँ पर पाया जाता है। तो ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियाँ, इन पेटियों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है ना। ये कौन कौन सी चलती है, तो ये ट्रेड विंड्स जो है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो ये ट्रेड विंड्स चलती है, ये वेस्टर्लीज पछुआ पौने जिन्हें कहता है, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है। हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है ना। यहाँ नहीं समझ में आया तो इस वाले चित्र में आप एक बार और देख लीजिएगा, कहाँ गया ये, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पूरा सेल जो है इस प्रकार से पूरा चलता है कि यहाँ से जो पवनें हैं वो ऊपर उठती है और ये ऊपर उठकर यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है वहाँ पर जाती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की तरफ ये जाती है और यहाँ पर ये पवनें आकर नीचे की ओर उतरती है। तो ये एक सेल पूरा होता है जिसे कहते हैं हेडली सेल, है ना। फिर यहाँ से देखिए, ये जो लो प्रेशर जोन है यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, यहाँ से पवनें फिर ऊपर की तरफ उठती है और ये नीचे आकर उतरती है यहाँ पर जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी होती है वहाँ पर। और यहाँ से ये पोल्स की तरफ जाती है, वहाँ पर उतरती है पोल्स पे। तो ये एक यहाँ पर पूरा एक सेल बनती है, इस सेल को कहा जाता है फेरल सेल। और ये जो पूरी एक सेल बनती है इस प्रकार से, इस सेल को क्या कहा जाता है, इस सेल को इस प्रकार से वापस से इस पर चलता है ना, इस सेल को कहा जाएगा पोलर सेल, ठीक है। ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, आपको समझ में आ गया। ये जो यहाँ से पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से जो अपना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वहाँ की तरफ ये पवनें जो चलती है इन्हें कहा जाता है ट्रेड विंड्स, यानी कि व्यापारिक पवनें, है ना। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी है मैंने।
बस तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं और कल का लेक्चर जो होगा उसमें हम और इसके आगे की जानकारी हासिल करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो जो आपको बिल्कुल चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है। और कोई सलाह आपको देनी हो या कोई सलाह लेनी हो कि सर समझ में नहीं आया, अगर देखिए समझ में नहीं आया हो आपको तो एक बार आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह गई होगी तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि हमने जब पढ़ा था ना ये, तो हमें भी बहुत मुश्किल आई थी ये समझने में, मगर एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हमेशा आपको ये याद रहेगा। ये हम जब पढ़ेंगे भारतीय मानसून तब बहुत ज़्यादा आपको ये काम आने वाला है। ये सब चीज़ें यहाँ से देखिए क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है, ठीक है ना। तो बस समाप्त करते हैं आज का लेक्चर यहीं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।